अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जमात इस्लामी हिंद की ओर से आज की इस प्रेस वार्ता में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 मुद्दों पर आपके समक्ष बात रखी जाएगी। एक तो ये कि हम जानते हैं कि हमारे देश में एंटी मुस्लिम वायलेंस, मुस्लिम विरोधी जो वायलेंस है, हिंसा है, उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो उस सिलसिले में जमात इस्लामी की क्या डिमांड्स हैं, जमात इस्लामी का क्या सोचना है, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा। दूसरा ये कि पिछले कुछ महीनों में बुलडोज़र इनजस्टिस में, बुलडोज़र एक्शंस में इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर मदारिस का मामला हो या दीगर इलाक़ों में माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने का मामला हो, तो बुलडोज़र इनजस्टिस को लेकर जमात इस्लामी क्या सोचती है और उस सिलसिले में हमारी क्या डिमांड्स हैं, वो इंशाल्लाह रखी जाएंगी। उसी के साथ साथ फ़लस्तीन का इशू भी हम जानते हैं कि एक दफ़ा फिर वहाँ वायलेंस में, हिंसा में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। तो उसको लेकर जमात इस्लामी के मुतालबात और जमात इस्लामी का कंसर्न आपके सामने रखा जाएगा। और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में जो फ्लड आया हुआ है और उस पर जो कुछ डिवास्टेशन वहाँ हो रहा है, उस सिलसिले में कुछ बातें आपके सामने रखी जाएंगी। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे साथ जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब और जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान साहब मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ये दो हज़रात आपको ब्रीफ करेंगे। तो और समय ना लेते हुए मैं जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट मलिक मोतसिम खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस विषय पर आपको ब्रीफ करें। मैं भी अपनी जानिब से प्रेस के तमाम दोस्तों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इस मौके पर जो पहली बात आपके सामने रखनी है वो हमारे देश में जो बढ़ता हुआ एंटी मुस्लिम वायलेंस, मुसलमानों के खिलाफ बढ़ता हुआ जो तशद्दुद है, उस पर हमारी तशवीश को हम बयान करना चाहते हैं। उसकी मौजूदा हालात में जो सबसे बड़ी शक्ल सामने आई है वो अलीगढ़ के करीब 4 मुस्लिम अफराद को गुंडों ने, इंतहा पसंदों ने, एंटी सोशल एलिमेंट्स ने, हम उनको शरपसंद कहें या दहशतगर्द कहें, इसके बारे में भी हमें सोचना है कि उन्होंने 4 लोगों को, 4 मुसलमानों को जबरदस्त मारपीट की, अधमरा छोड़ दिया। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। उसमें जो हैरत का पहलू है, इस पूरे वाक़ये के वक्त पुलिस वहां मौजूद थी और ये नंगा नाच, ये जुल्म व तशद्दुद पुलिस की मौजूदगी में होता रहा है। और वो जो 4 लोग थे उन्होंने कोई कानून से गलती नहीं की थी। उनके पास तमाम व्हीकल के पेपर्स थे और जो उसमें गोश्त था उसका ताल्लुक गाय के गोश्त से नहीं था, उसकी पूरे सर्टिफाइड उनके पास पेपर्स थे। वो सब बता भी रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। तमाशा ये है कि उन लोगों को भी जिन पर जुल्म और तशद्दुद हुआ, उनको अधमरा छोड़ दिया गया, वो भी केसेस में बुक है। अटैकर्स, जो लिंचर्स, जिन्होंने जुल्म व तशद्दुद किया और जिन पर जुल्म व तशद्दुद हुआ, दोनों को पुलिस ने बराबर कर दिया है। तो ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, देश भर में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल कर्नाटक में भी हुई। वहां पर एक मस्जिद की कमेटी के सदर को, सेक्रेटरी को, वहां पर ऐसे ही जालिम लोगों ने
जिनको लोग हिंदुत्व इंतहा पसंद भी कह रहे हैं, अब इंतहा पसंद कहें, दहशतगर्द कहें, तो ये अमल जारी है। तो इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लिंचिंग के ताल्लुक से जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडेंस दी थी, उसका बरसरे आम उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। तो अब लोगों को ना सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, ना कोई पुलिस का खौफ है। इसलिए हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि जो हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023 है, उसके तहत उसको सख्त नाफिज किया जाए, सख्त सजा दी जाए, मुजरिमों को उम्र कैद या सजाए मौत, ऐसी सजाएं उनको दी जाए ताकि समाज में शरपसंदी की रोकथाम हो और लोग जो शरपसंद है उनके अंदर खौफ पैदा हो और समाज से कानून शिकनी ख़त्म हो, लॉलेसनेस ख़त्म हो। इस मौके पर हम ये समझते हैं कि ये पूरी सरगर्मियां समाज के समाजी ढांचे को खोखला कर रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी इक़दाम करे और अक़लियतों को, मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, अदल और क़ानून की बालादस्ती को बहाल करे। उसी साथ हम गैर मुस्लिम समाज से भी, मुस्लिम समाज से भी अपील करते हैं कि वो नफ़रत की इस पूरी कार्रवाइयों को मुस्तरद करें और समाज में अमन और इंसाफ को बहाल करने में हमको आगे आना चाहिए। इस मौके पर जो दूसरी बात आपके सामने रखना है वो है बुलडोज़र जस्टिस या बुलडोज़र पॉलिटिक्स। अभी थोड़े दिनों पहले उत्तर प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये जो सरहद के नेपाल की सरहद से जुड़े हुए जो अजला हैं, वहाँ पर मसाजिद को, मदारिस को, कब्रिस्तान को और इन सब प्रॉपर्टीज़ को हुकूमत ने वहाँ बुलडोज किया है। खुद हुकूमत के या जो आदाद शुमार हमारे सामने आ रहे हैं, करीब 300 से ज़ायद मुकामात पर उन्होंने लोग ये चीज़ें बुलडोज की हैं। तो बुलडोज़र पर भी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस है उसको हुकूमत उत्तर प्रदेश नज़रअंदाज कर रही है। तो हुकूमत की सतह पर भी अदलिया का एहतराम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम नहीं है। इन सब कामों के लिए कोई पहले नोटिस नहीं दी गई और जो मुतासरीन हैं उनको अदालत से रुजू होने का मौका नहीं दिया गया। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। कुछ मदरसों को बिल्कुल मसमार कर दिया गया और कुछ को सील कर दिया गया। तो अदलिया के जरिए से यह कार्रवाई होनी चाहिए थी, अगर होनी है, लेकिन बगैर अदलिया के एग्जीक्यूटिव ये सब पूरे इक़दाम कर रही है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, जुडिशियल प्रोसेस की सरी खिलाफ वर्जी है। हम इस मौके पर यह मुतालबा करते हैं कि ये गैर कानूनी जो बुलडोज़र कार्रवाइयाँ हैं, उनके जो जिम्मेदार अफसर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और तमाम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। हम फिर एक बार हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो कानून की बालादस्ती को बहाल करे और जो दस्तूर की जो बुनियादी ढांचे में बातें हैं, मसावात की, आज़ादी की, इंसाफ की, भाईचारगी की, इसके जो धज्जियां हुकूमत उत्तर प्रदेश बिखर रही है, उसकी फौरी रोकथाम हो। इसके बाद बाकी दो विषयों पर जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब आपके सामने अपनी बात रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। अभी आपने हमारे साथी और नायब अमीर जमात जनाब मलिक मोहतसिम ख़ान साहब से दो अहम मुद्दों पर आपने बात सुनी है। बुलडोज़र इनजस्टिस की बात जहां आपने छोड़ी है, उससे मुताल्लिक
एक बात तो ये कि ये जो बुलडोज़र के ज़रिए लोगों के मकानात, यहाँ तक कि मजहबी जो मकानात हैं, मजहबी इमारतें हैं, मदारिस हैं, मसाजिद हैं, वो बड़े पैमाने पर डिमोलिश किए जा रहे हैं। और उसमें ख़ास पैटर्न आप ये देखेंगे कि जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है उन इलाकों को ख़ास तौर से टारगेट किया जा रहा है। अभी मैं गुजरात होकर आया हूँ और परसों ही मैं गुजरात में अहमदाबाद में एक इलाका है शाह आलम इलाका, वहाँ एक चंडोला लेक है, वहाँ तकरीबन 35 से 40 हज़ार लोग उस लेक के आसपास बसे हुए थे। 20 मई को वहाँ की जो इंतज़ामिया है उसने वो पूरी आबादी को बुलडोज कर दिया। तकरीबन 40 हज़ार लोग जो वहाँ पिछले 30, 35, 40 सालों से वहाँ रह रहे थे, 2 नस्लें वहाँ बढ़ी, उसको एकदम वहाँ पूरी तरह से बुलडोज कर दिया। न उनके लिए कोई इंतज़ाम किया गया, न उनकी बात सुनी गई, न उनको मौका दिया गया। और इतना झूठ और नफ़रत फैलाई गई कि कहा गया कि यहाँ पे बांग्लादेशी लोग रहते हैं। ये बिल्कुल गलत और झूठ बात है। वहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स के लोग हैं, यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, और हो सकता है कुछ बंगाली बोलने वाले वेस्ट बंगाल के लोग भी हों। लेकिन एक नफ़रत फैलाई गई अपने इस जुर्म को जस्टिफाई करने के लिए। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ उनसे मुलाकात की, उनके साथ बातचीत हुई और कोई वहाँ सुनने को तैयार नहीं। 40,000, 35,000 लोग वो होमलेस हो गए। दिल्ली में भी अभी एक इलाके की खबर आई कि भोगल के करीब जो मद्रासी कॉम्प्लेक्स है वहाँ एक आबादी को किया गया। वहाँ साउथ इंडियन लोग रहते हैं ज़्यादा। इसी की तरह तैमूर नगर दिल्ली में बड़े पैमाने पर बुलडोजिंग हुई है। बटला हाउस में नोटिसेस लगाए गए और पूरा वो किया गया। अभी कोर्ट ने उसको कुछ वक्त के लिए रोका है। यूपी का जिक्र बहुत तफसील से आपके सामने आया है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के बावजूद और ख़ास तौर से आपको इल्ज़ाम लगाकर बुलडोज करते हैं, ये अलग बात है। कहीं कोई कम्युनल वायलेंस हुआ, किसी के खिलाफ कोई शिकायत आई, कोई मुकदमा दर्ज हुआ या एक्यूज़ है, उसकी बुनियाद पर उसका घर जो है उसको आप बुलडोज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर यह हिदायत दी है कि ये बिल्कुल गलत है। आप किसी भी क्राइम, अगर कोई क्रिमिनल साबित भी हो जाता है तो उस क्राइम की सज़ा उसका घर ढा देना नहीं हो सकता। कानून की सज़ा मौजूद है, वो क्रिमिनल को मिलनी चाहिए अगर कोई क्रिमिनल साबित होता है तो। लेकिन घर जो पूरे घर का है, परिवार का है, आप उस पूरे परिवार को सज़ा देते हैं और क्राइम की आड़ में देते हैं और कहते ये हैं कि ये इलीगल है। जब कोई क्राइम रिपोर्ट होता है या किसी के खिलाफ आप इल्ज़ाम लगाते हैं तब आप ये कहते हैं कि ये इलीगल है इसलिए किया जा रहा है। तो ये जो हो रहा है ये बहुत ख़तरनाक है और सुप्रीम कोर्ट के हिदायत की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। तो हम समझते हैं कि आप इस आवाज़ को उठाएं कि हुक्म जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए हैं वो उनके मुताबिक कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में अभी वहाँ के लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत से गुज़र रहे हैं। वहाँ सैलाब आया है, वहाँ बाढ़ आई है और अब तक 30 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मारे जा चुके हैं, उनकी मौत हो गई है। तो पहली बात तो ये कि हम उनके साथ अपनी सॉलिडरिटी व्यक्त करते हैं और उनके साथ हमदर्दी व्यक्त करते हैं। और हुकूमत को चाहिए, हुकूमत को पता है कि वहाँ हर साल बाढ़ के हालात पैदा होते हैं।
लेकिन इसके बावजूद ऐसी तैयारी नहीं होती कि वो ऐसा नुकसान होने से रोक सके। जब हर साल बाढ़ आती है तो ये जो जाने जा रही हैं ये हुकूमत के मिसमैनेजमेंट का एक वाज़ेह सबूत है कि जब पहले से मालूम है कि ये हालात पैदा होते हैं, इसके बावजूद आप ऐसे इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं कि लोगों की जानें बच सकें, और लोगों की वहाँ जानें गई हैं, तो हम समझते हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में कार्रवाई करेगी। और जिन ऑफिसर्स की ये जिम्मेदारी है इस तरह की चीज़ों को मैनेज करना, वहाँ जो चूक हुई है उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए जिनकी वजह से ये जाने गई हैं, और इन लोगों को, परिवारों को कंपनसेशन मिलना चाहिए, रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, और आइंदा से बाढ़ के हालात को इस तरह मैनेज करें कि लोगों का जानी और माली नुकसान न हो। आपने सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में एक और मसला कुछ दिन पहले चला। आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बयान दिया, हिदायत जारी की कि आसाम में जो वहाँ के इंडिजीनियस लोग हैं, यानी वो ये नहीं कहना चाह रहे थे कि मुसलमानों के अलावा जो लोग हैं उनको हथियार दिए जाएंगे, लाइसेंस दिए जाएंगे, ताकि वो घुसपैठियों से अपनी हिफाजत करने और उनका मुकाबला करने के लिए वो हथियार दिए जाएंगे। कितनी ख़तरनाक बात है। मैं समझता हूँ ये हमारे देश के संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन और एक सीएम जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पर है वो इस तरह के बात कर रहे हैं। क्या वो देश में अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं? क्या वो देश में एक सिविल वार जैसी सिचुएशन खुद पैदा करना चाहते हैं? और क्या उन्होंने मान लिया है कि अगर कोई इलीगल तरीके से दूसरे देश से यहाँ लोग आ रहे हैं या रह रहे हैं तो हमारी बीएसएफ और हमारी पुलिस और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ ये सब फेल हो चुकी हैं, अब वो उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है, लोग खुद हथियार से मुकाबला करेंगे? तो ये बहुत ख़तरनाक रुख पर देश को ले जाने की कोशिश हो रही है। हम उनके इस बयान की और उनके इस निर्देश की बहुत सख्त अल्फाज में कड़ी निंदा भी करते हैं, और बल्कि हम मुतालबा करते हैं कि उनके खिलाफ जो संवैधानिक पद पर रहते हुए लोगों को हथियार उठाने की तरफ उकसा रहे हों, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे ओहदेदारों के खिलाफ मैं समझता हूँ संविधान की रोशनी में, कानून की रोशनी में कार्रवाई भी की जानी चाहिए। फ़िलिस्तीन का मसला आपके सामने है, बहुत अरसे से चल रहा है, लेकिन अभी ताज़ा फिर से एक बार कुछ वक्त के लिए वहाँ सीज़ फायर हुआ था और कुछ लोगों की अदला बदली हुई थी, लेकिन उसके बाद से और अभी ताज़ा जिस तरह से वहाँ पर हमले हो रहे हैं उसमें आप जहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड जहाँ तकसीम हो रही है वहाँ पर आप गोलीबारी करके लोगों को मार रहे हैं, आप स्कूल पर बमबारी कर रहे हैं, आप अस्पतालों पर बमबारी कर रहे हैं, और वहाँ आपने ब्लॉकेड कर दिया है कि खाने पीने की बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उन चीज़ों को वहाँ पहुँचने न दिया जाए, दवाएं वहाँ न पहुँचने पाएँ, और एक किस्म की जिनोसाइड और नस्ल कुशी जो है वो कत्लेआम जिसको आप कहेंगे उर्दू में, उस तरह की सिचुएशन पैदा हुई है। और कई देशों ने इसकी तरफ इशारा किया है कि ये जो सिचुएशन है ये एक जिनोसाइड की तरफ वहाँ उनको ले जाया जा रहा है, और दुनिया की ज़्यादातर मुल्क जो हैं वो इस पर खामोश हैं। और हम ये समझते हैं कि ये पूरा जो इज़राइल जिस तरह के वार क्राइम्स कर रहा है वहाँ पर, उसके लिए अमेरिका भी जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिकन अनकंडीशनल सपोर्ट जो अमेरिका दे रहा है, जो उसकी पुष्टपनाही कर रहा है, उसकी वजह से इज़राइल इस तरह के वार क्राइम करने के लिए कि उसमें हिम्मत आ गई है। अगर अमेरिका का सपोर्ट न हो, सारी दुनिया के देश इनको चाहिए कि वो अमेरिका पर भी दबाव डालें और ये सिलसिला जो जिनोसाइड का वहाँ हो रहा है उसको रुकना चाहिए। और हमारी हुकूमत से, हमारी सरकार से भी हम ये बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो अपना एक्टिव रोल अदा करे और वो हमेशा से फ़िलिस्तीन के लोगों की और फ़िलिस्तीन की रियासत की हिमायत करती आई है हमारी हुकूमत,
तो सिर्फ बयानों तक महदूद न रहे बल्कि अपने असर और अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल तरीक़े पर वो इसराइल पर और अमेरिका पर दबाव डालने की कोशिश करे कि फ़िलिस्तीन में सीज़ फायर हो, वहाँ जंगबंदी हो और वहाँ के लोगों के लिए राहत और जो उनकी ज़रूरतें हैं उसका ब्लॉकेड ख़त्म हो, उन तक सामान पहुँचे, इसराइल को हथियार देना अमेरिका बंद करे और वहाँ ये जो सिलसिला चल रहा है इसको रुकना चाहिए। जमात इस्लामी हिंद आपके माध्यम से ये बात सरकार तक भी पहुंचाना चाहती है। तो ये बातें थी जो हमने अपने इसमें प्रेस नोट में शामिल की हैं। अब आप कुछ सवालात अगर आपके पास हैं तो ज़रूर पेश करें। अभी आपने बकरीद मैसेज के बारे में कुछ कहा है, अपील की है, तो क्या कहेंगे जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जो निर्मम हत्या नहीं करनी चाहिए जानवरों की, इस पर आपकी क्या रद्द अमल आपका? जो बात अभी टीवी मीडिया पे चल रही है कि बकरीद के मौके पर जब भी ऐसा मौका आता है तो लोग कहने लगते हैं कि बकरीद में जो है बकरीद को ज़बह ना करें, जानवरों को ज़बह ना करें, वो इको फ्रेंडली बकरीद मनाएं। देखिए, ये कुर्बानी तो सैकड़ों नहीं हज़ारों सालों से हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है और मुसलमानों के अलावा दूसरे लोग भी करते आए हैं, दूसरे मज़हबों में भी कुर्बानियों का सिलसिला है। यहाँ भी 10-11 साल पहले तक तो कोई मसला नहीं था। 10-11 साल में ऐसा क्या बदल गया कि अब आपको ये जो कुर्बानी है वो नापसंद होने लगी और उसकी आड़ में उसकी वजह है नफ़रत का एजेंडा। नफ़रत का एजेंडा जो है वो इसकी आड़ में काम कर रहा है कि अब आप जहाँ तक गोश्त खाने की बात है, आप रिपोर्ट्स देख लीजिए, भारत के 83% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, 73% भारत की औरतें नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉर्थ ईस्ट में बराबर हर मज़हब के लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, साउथ इंडिया में हर मज़हब के लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। जानवरों का गोश्त ये तो रोज़मर्रा की बात है। ईद के दिन तो लोग अपनी मर्ज़ी से और अपना दीनी और मज़हबी फरीदा समझते हुए जानवर की कुर्बानी करते हैं, तो वो अल्लाह का अपना फरीज़ा अदा करते हैं, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हैं और फिर गरीबों के लिए उसमें खाने का पूरा इंतज़ाम होता है, गरीबों को वो चीज़ें होती हैं। तो ये उस कुर्बानी के पीछे जो जज्बा है उसको पॉजिटिवली समझने के बजाय नफ़रत के एजेंडे से प्रभावित होकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक किस्म का माहौल बनाना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है। और सरकार को चाहिए कि वो ऐसे जो लोग हैं समाज में ऐसे त्योहारों के मौके पर जो माहौल को ख़राब करते हैं, कानून हाथ में लेते हैं। अब आप देखिए कि लोग कहीं जानवर ले जा रहे हैं, कानूनन सब सही है, ख़रीद फ़रोख्त हो रही है, इसके बावजूद उनको रोका जा रहा है और जानवर कब्ज़े किए जा रहे हैं, लोगों को मारा पीटा जा रहा है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से ख़त्म हो रहा है और सरकार जिस तरह इस पर खामोश है, ये बात मुनासिब नहीं है। अलबत्ता इस मौके पर हम अपने मुसलमान भाइयों से भी एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि वो कुर्बानी करते वक्त और अपनी कोई भी मज़हबी रसूमात अदा करते वक्त इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि अपने हिंदू भाइयों की, दूसरे मज़हब के मानने वालों की भावनाओं को ठेस न पहुँचे, सफाई का पूरा इंतज़ाम हो, किसी को कोई तकलीफ़ न हो, आपकी इबादत से किसी और को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखा जाए। ये बात भी हम अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहते हैं। लेकिन जो नफ़रत का एजेंडा लिए हुए कुछ क्रिमिनल माइंडेड लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का बहाना हर वक्त ढूंढते हैं, वो इस ईद के मौके पर भी वो लोग एक्टिव हो जाते हैं। ये सरकार का काम है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें और ऐसे लोगों को कानून हाथ में ना लेने दें।